हाय एंड क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो भी बात हम इस वीडियो में बोलेंगे वो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और हमारी बातों को अपने एंड पे एक बारी वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग को देखते हैं कि वो तरह तरह की प्रिडिक्शंस दे रहे हैं। हर बंदा क्रिप्टो करेंसी का एक एक्सपर्ट बना हुआ है। बड़े बड़े लोग मैकाफी, टॉमी ली और टिम ड्रेपर एक तरह तरह के प्रिडिक्शंस देते हैं। वो प्रिडिक्शंस जब क्लिक कर जाती हैं तो वो उसका क्रेडिट ले लेते हैं, और जब वो प्रिडिक्शंस क्लिक नहीं करती हैं तो वो गायब हो जाते हैं सोशल मीडिया से और सीन से कि ये तो हमने बोला ही नहीं था और अगर हमें क्या पता था, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमें प्रिडिक्शंस पे ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या प्रिडिक्शन दे रहा है। प्रिडिक्शन देने को तो मैं भी अभी एक प्रिडिक्शन दे दूंगा और मुझे पता ही है बिटकॉइन ने ग्रो करना है। वो प्रिडिक्शन अगर मैच करेगी तो मैं कल को उसका क्रेडिट ले लूंगा, अपने कॉलर्स को ऊपर कर लूंगा। बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव हेयर। आप अगर एक समझदार इन्वेस्टर हैं, क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं, तो आप प्रिडिक्शंस के ऊपर नहीं जाएंगे, आप उन वजहों पे जाएंगे। आज हमने कुछ ऐसी वजह लिस्ट करी हैं, ऐसे रीजंस लिस्ट किए हैं कि 2019 में एक्चुअली में जो बुल रन की हम बात करते हैं उसके पीछे के रीजंस क्या होंगे। कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं जो 2019 में आ रहे हैं, और ये इवेंट्स मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये मेरी टीम की रिसर्च, मेरी रिसर्च। हम क्रिप्टो कम्युनिटी में जो सीईओज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनसे बात करके जो हमने इन इवेंट्स को जब हमने समराइज किया तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए। और हमें भी लगता है कि अगर ये इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स अगर हो जाते हैं तो एक मार्केट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बूम आने की उम्मीद है 2019 में। ये किसी तरह का आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है, ये कुछ रीजनिंग्स हैं जिसके पीछे कुछ बेसिस है, कुछ फैक्ट्स हैं। तो वंस अगेन फिर मैं रिपीट करूंगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस की। तो रीजंस में शुरुआत करते हैं। तो 2020 में नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपेक्टेड है। रीज़न ये है कि अगर हमने देखा कि लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था, लीमन ब्रदर्स का। 2020 में जेपी मॉर्गन और बहुत सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी शेप हो रही है, जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी शेप ले रही है, बहुत जल्दी हम फाइनेंशियल क्राइसिस के कगार पे हैं और एक्सपेक्टेड है। उसके कुछ काफ़ी सारे रीजंस हैं। अगर आप देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इन्होंने, कोई भी नई सरकार आती है तो वो अपने पॉकेट्स खोल देती है। वो चाहती है वो कि लोगों का वो लोन माफ़ कर दे, लोगों की वो उसके स्टिमुलस होते हैं, उसके पास कुछ पैकेजेस होते हैं जो उसने वादे किए होते हैं मैनिफेस्टोज में। तो चाहे वो इनकम आ रही होती है नहीं आ रही होती है, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होता और वो दबा के खर्चा करती है। तो काफ़ी सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस टाइम वो अपने यूएस में कर रहे हैं फाइनेंशियल। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब खर्चा ज़्यादा हो रहा है और आमदनी कम हो रही है तो आपका फिस्कल डेफिसिट यूएस में बढ़ रहा है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो डिफेंस का जो यूएस इज़ नोन फॉर स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, तो उनका डिफेंस का बजट बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि पीछे उनका नॉर्थ कोरिया के साथ जो एस्केलेशन बढ़ा, चाइना के साथ उनका एस्केलेशन हमेशा से रहा, और उसके तो इसकी वजह से उनकी डिफेंस स्पेंडिंग में कोई कमी आ ही नहीं रही है। उसके बाद उनके जो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्री, चाहे मैक्सिको है और चाहे चाइना है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ काफ़ी सारा ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और काफ़ी सारा नाराज़गी है बाकी देशों में यूएस की पॉलिसीज़ को लेके, यूएस की ट्रेड पॉलिसीज़ को लेके, जो कि दैट माइट इम्पैक्ट देम बिकॉज अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन द इंटायर वर्ल्ड बिकॉज दे सेंड मनी टू सेंड देयर एक्सपोर्ट्स टू वेरियस कंट्रीज। और अगर वहाँ पे उनके ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑल एंड ऑल, क्योंकि अगर यूएस में इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ होती है, बिकॉज इतना स्टिमुलस पैकेज करने के बाद उनकी इकोनॉमी 3% से ग्रो कर रही है। अगर ये इकोनॉमी 3%, अगर उन्होंने स्टिमुलस पैकेज बंद कर दिए जो कि वो खर्चा कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी गिर जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी माइट गो इन रिसेशन। और अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो यू कैन वेल इमेजिन कि 2020 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और वजह जो मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा,
यूएस के अंदर जो लोन्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट लोन्स जो हैं, वो मैसिव तरीके से डिफ़ॉल्ट हो उनका शुरू हो चुका है। क्योंकि यूएस में अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको हायर एजुकेशन लेनी है, स्कूल ट्यूशन्स बहुत महंगी हैं, उसके लिए वहाँ लोग लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद वो रीपे नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट वो फिगर जो काफ़ी सारे लोग हैं जो उस पर डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया, बैंक्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में। तो ये एक रीजनिंग है जिसकी वजह से यूएस माइट गो इनटू रिसेशन विच फर्दर माइट लीड टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, बिकॉज अल्टीमेटली सारी इकोनॉमीज यूएसडी पे बेस्ड है और यूएस पे डिपेंडेंट है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर हम देखें, हम लोग पहले हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। इसको बिल्कुल ही सरल भाषा में अगर बताएं, हाइपर इन्फ्लेशन होती है कि जब रातों रात आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस के जो दाम हैं वो 50-60% बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर आपने सपोज रात को सोए और ब्रेड 10 रुपए की थी, जब आप सुबह उठे तो वो 15 रुपए की हो गई, फिर उसके अगले दिन सुबह उठे तो वो 25 रुपए की हो गई। तो हाइपर इन्फ्लेशन वाली कंट्रीज बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी कंट्रीज में क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ करेंसी होती है, भाई करेंसी की जो वैल्यू होती है, जिससे आप उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या आप उससे कोई 100 रुपए की चीज़ है तो 100 रुपए में आप 100 रुपए का माल ले सकते हो। तो आप जब 100 रुपए के अंदर 100 रुपए का माल नहीं ले सकते तो आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरना शुरू हो जाती है। लोगों का ट्रस्ट खत्म होने लगता है करेंसी से। गवर्नमेंट्स को करेंसी को प्रिंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और वो इतनी स्पीड से प्रिंट नहीं कर पाती। बिकॉज अगर वो जो ब्रेड थी वो 10 रुपए की थी आज, और कल अगर 40 रुपए की है, तो आपको नोट तो ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं ना। तो इस वजह से वो लोगों का जो ट्रस्ट है वो करेंसीज के अंदर में से ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे इनकी लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। और हैरानी की बात है, ये लिस्ट पहले लिमिटेड होती थी। मेरे सामने लैपटॉप है तो मैं उसमें आपको बताऊं तो साउथ सुडान, सूरीनाम, वेनेजुएला, अंगोला, लीबिया, इजिप्ट, बड़ा बड़ा नाम है, बड़ा देश है, अर्जेंटीना, येमेन, यूक्रेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सारी हाइपर इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमीज हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन, क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन पिछले 2 साल में 100% तक हो गया है। हमारे यहाँ 7%, 8% में धरने हो जाते हैं देश के अंदर, इंडिया के अंदर। इमेजिन करिए अगर ये क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन 2 साल का अगर 100% हो तो क्या होगा। ये दिन ब दिन ऐसी इकोनॉमीज बढ़ती चली जा रही है। मैंने यहाँ जिम्बाब्वे का नाम ले लिया, वो भी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है। तो ऐसी कंट्रीज जब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं तो होगा क्या, लोगों का विश्वास फियाट करेंसी में से निकलेगा, फिर लोग ऑल्टरनेटिव करेंसीज की तरफ जाते हैं जैसे कि यूएसडी। बट अगर यूएसडी भी प्रॉमिसिंग नहीं होता और यूएसडी पाना इतना मुश्किल है, अगर आप सपोज लीबिया में रहते हैं या कहीं रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को पाना बहुत मुश्किल और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है किस तरीके से आपको यूएसडी मिलता है। लेकिन इसीलिए लोग क्रिप्टो करेंसीज की तरफ डाइवर्ट होंगे। और ये सारी जो इकोनॉमीज और कंट्रीज का मैंने नाम लिया है, ये हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। अगर इनमें से लोग अगर क्रिप्टो करेंसीज की तरफ मूव होते हैं 2019 में और फाइनेंशियल क्राइसिस का वैसी डर अगर सर पे मंडरा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बूम आ सकता है। बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक उनको लगेगा कि ये एक सेफ हेवन है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं 2019 जाना जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम देखें तो जैसे 2018 जाना गया करेक्शन के लिए कि यहाँ पे 2018 में बहुत करेक्शन हुई, और 2017 जाना गया था आईसीयूज़ के लिए, 2018 जाना गया करेक्शन के लिए, और 2018 जाना गया काफ़ी सारे ब्लॉकचेन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आए जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अगर आप देखें, और आईसीओ के डाउनफॉल के लिए जाना जाएगा 2018। तो 2019 जो रिमेंबर जो जाना जाएगा वो जाना जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एक रेनाउंड कंपनी है जो कि एक एडवाइजरी फर्म है टेक्नोलॉजी स्पेस में, जिसका नाम है जीपी बुलहाउंड। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, जीपी बुलहाउंड, उसके आर्टिकल्स भी सर्च कर सकते हैं। जीपी बुलहाउंड, जीपी बुलहाउंड ये भी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस देते हैं क्रिप्टो स्पेस में। लेकिन इनकी प्रेडिक्शंस की खास बात ये होती है, ये नहीं कहते कि ये इतने डॉलर पहुंचेगा, ये रीज़न देते हैं कि क्यों। और इन्होंने नेगेटिव प्रेडिक्शंस भी बहुत करी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले ये प्रेडिक्शन करी थी कि 2018 के अंदर जो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब वो दिसंबर 2017 में ग्रो किया था और इनकी वैल्यू बढ़ गई है, और ये 2018 में 90% तक करेक्शन हो जाएगी। ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज सेइंग दैट एट दैट टाइम, एंड आई एम टेलिंग यू वो करेक्शन इवेंचुअली हम लोगों ने देखी 80 to 90%।
जीपी बुलहाउंड इस बार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो ये कह रहे हैं कि 2019 जाना जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैसे आएगा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएगा क्योंकि बिटकॉइन से रिलेटेड जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ईटीएफ्स हैं, बिटकॉइन फ्यूचर्स हैं, आपका सीबीओई फ्यूचर्स हैं, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो डिज़ाइन हो रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आपके जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, वो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, उसके बाद वो धीरे धीरे जब वो अपनी इक्विटी की तरह इसमें क्रिप्टो के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपने बिजनेसेस हैं, उनको भी ब्लॉकचेन के ऊपर और क्रिप्टो के ऊपर इस्टेब्लिश करना शुरू कर देंगे, टोकन्स के अंदर डील करना शुरू कर देंगे। तो इवेंचुअली ये फेजेस में होगा, लेकिन 2019 शुरुआत होगी। तो 2019 में हम सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखेंगे। दूसरा जो हम बात करते हैं, हमने अपने वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, हमने बैक्ट की बात की थी। तो बैक्ट जो है वो जनवरी फरवरी में, लेट जनवरी अर्ली फरवरी में प्लान्ड है। और बैक्ट को हम जानते हैं बहुत ज़बरदस्त न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आईसीई, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को रन करती है, और उन्हीं की सिस्टर कंसर्न है बैक्ट। और बैक्ट को जो है खास बात यह है बैक्ट की कि जो बैक्ट लॉन्च होगा, तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो इनका जो सबसे मेजर जो प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बिटकॉइन फ्यूचर्स। ठीक है, तो बैक्ट के बिटकॉइन फ्यूचर्स की खास बात ये है कि ये रियल बिटकॉइन से बैक्ड होगा। तो मतलब जो भी ये बिटकॉइन फ्यूचर्स लॉन्च करेंगे, उसकी बैकिंग जो होगी वो फिजिकली बिटकॉइन से बैक्ड होगा। अभी तक जो मार्केट के अंदर जो बिटकॉइन फ्यूचर्स हैं, वो उसकी जो बैकिंग है वो बिटकॉइन उसकी बैकिंग नहीं है। तो बैक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैक्ट आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करेगा, आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा, आपकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करेगा, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जो बैकिंग है वो एक्चुअल बिटकॉइन से होगी। वहाँ पे वॉलेट्स में आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट, बिटकॉइन फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, अगर उसने तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका आप देख सकते हैं कि वो फ्रीज हो जाएगा, उसका क्रिप्टो उसके वॉलेट में विजिबल होगा, दिखेगा कि ओके द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बिटकॉइन इज क्लियरली विजिबल, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज बैक्ड बाय बिटकॉइन। सो बेसिकली स्टोरेज वहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो वो इंश्योर्ड भी है। तो जो भी एक इन्वेस्टर्स को जो एक ज़रूरत होती है, उसको एक सेफगार्ड चाहिए होता है, चाहे वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी बैक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो बैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। दूसरा, ईटीएफ्स काफ़ी सारे एसईसी जो है उसको वो 2019 में कहीं ना कहीं एक क्लियर वर्डिक्ट देगा वो ईटीएफ्स के ऊपर कि वो फेवर में है या फेवर में नहीं है, क्योंकि बहुत मंथन हो चुका है। 2018 में काफ़ी सारा मंथन हो चुका है। एसईसी के ऊपर भी प्रेशर है कि उसको एक फाइनल कॉल लेनी है कि ईटीएफ्स को उसको करना है कि नहीं करना। इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, आई एम समवेयर नॉट इन फेवर ऑफ ETFs, बिकॉज ETFs जो है वो एक तरह का फाइनेंशियल आपका पेपर बिटकॉइन का रूप ले लेगा। तो बेसिकली क्या है कि बिटकॉइन कभी भी पेपर फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता। तो जो ETFs हैं वो आपको पेपर फॉर्म में आपको वो मार्केट के अंदर वो सेल करेंगे। अब वो कितने वो सेलिंग जो कर रहे हैं ETFs की, उसकी उतने अमाउंट के बिटकॉइन उस कंपनी के पास हैं कि नहीं है, ये डिपेंड करेगा। कौन इसको चेक करेगा? वो ETFs एक आदमी से दूसरे आदमी पे जा रहे हैं, तो क्या वो जो ETF एक आदमी से दूसरे आदमी पे ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या वो वही बिटकॉइन है? तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। और मार्केट के अंदर जब आप बिटकॉइन का जो ETF है वो इधर से पेपर फॉर्म में कितना वो प्रिंट कर रहे हैं, कितने ETF वो मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, क्या उतने अमाउंट के बिटकॉइन उनके पास हैं? तो इन सारी चीज़ों के जो यार्डस्टिक्स हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन चेक करेगा? SEC इसके बारे में काफ़ी कंसर्न्ड है, तभी वो कहीं ना कहीं इतनी कॉल नहीं ले पा रहा। उसको पता है कि ETFs के थ्रू मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है।
तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि ईटीएफ्स ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव कुछ लेकिन माहौल बनेगा, लेकिन अगर ईटीएफ्स की बैकिंग अगर बिटकॉइन से होती है, अगर फिजिकल बिटकॉइन का यार्डस्टिक रख दिया जाता है ईटीएफ्स के पीछे, तो आई एम श्योर कि दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप इन 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 दैट रिगार्ड। तो हमने ईटीएफ्स की बात कर ली। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम देखें तो जर्मन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के फेवर में, और काफ़ी और उसने ये इंटेंशन जाहिर करी कि वो बहुत जल्दी एक क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। इनफैक्ट नैस्डैक की हमने बात सुनी थी कि नैस्डैक जो है वो इसके क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म की बात हमने रिसेंटली सुनी थी। उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट हो रहा है, आपने देखा होगा कि आईसीयूज पीछे 2017 में आए और 2017 में एक तूफान की तरह आए और एक तूफान की तरह ही चले गए। अगर हम देखेंगे तो 50% से ऊपर आईसीयूज डिक्लेयर हो चुका है कि वो स्कैम्स हैं, और जो रिमेनिंग है वो एक्सचेंजेस पे नहीं है, और जो एक्सचेंजेस पे आए भी तो उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ नहीं रही। कहीं ना कहीं बदनाम ज़रूर हुए, लेकिन वो एक तरीका बता गए पूरी की पूरी दुनिया को कि क्राउड फंडिंग का एक नया तरीका बता गए। तो देखिए इनोवेशन वहाँ से निकल के आई आईसीयू से कि किस तरीके से क्राउड फंडिंग भी की जा सकती है। नो डाउट उस चीज़ का फ़ायदा पहले साल में बहुत सारे लोगों ने उठाया और बहुत सारे स्कैमर्स जिन्होंने लोगों के पैसे लेके भाग गए, लेकिन इवेंचुअली ये एक वे फॉरवर्ड है, ये फ्यूचर है क्राउड फंडिंग का। तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्राउड फंडिंग जिस तरीके से होने वाली है वो है STO, सिक्योरिटीज टोकन ऑफरिंग। तो सिक्योरिटीज टोकन ऑफरिंग ये फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसीज का। अगर हम बात बोलें तो सिक्योरिटीज होती क्या है, तो सिक्योरिटीज एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं इधर डेब्ट पे या इक्विटी पे। तो डेब्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है और आपके पास गवर्नमेंट ने एक तरीके का प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं वो साल का आपको, अगर आपके पास उस बॉन्ड है और पर्टिकुलर अमाउंट का, तो उतने उस बॉन्ड पे आपको वो 8% का एक इंटरेस्ट देगी। तो ये हो गया कि आपको वो जो गवर्नमेंट है आपको कुछ ओ करती है। तो ये तो हो गया डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी हो गई कि आपने किसी कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया और आपको उसके बदले में शेयर्स मिले या स्टॉक मिले, तो आप उतने परसेंट के या उतने अमाउंट के आप उस कंपनी के अंदर ओनर हो गए। तो ये इसका सिक्योरिटीज होती हैं। तो सिक्योरिटीज टोकन ऑफरिंग जो है ये फ्यूचर है। SEC का ये कहना था यूएस में कि जितने भी आईसीयूज थे ये सारे के सारे सिक्योरिटीज इन्होंने इशू करी, इसीलिए वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम में भी आए हैं, क्योंकि वो अपने आप को यूटिलिटी टोकन बताते थे। और लेकिन SEC का मानना है कि जितने भी आईसीयूज थे इवेंचुअली इन्होंने फंड रेज किया, बदले में इन्होंने एक प्रॉमिस किया कि हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे, एक टोकन लेके आएंगे, उसकी ये यूटिलिटी होगी, आप उतने यूटिलिटी टोकन्स अपने वॉलेट में रखें, जब लॉन्च करेंगे तो आप एक्सचेंज पे बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो SEC का ये मानना था कि इंटेंशन इवेंचुअली पैसा रेज करने की थी, फंड रेज करने की थी, और उसके बदले में उन्होंने यूटिलिटी टोकन दिए। तो एक्चुअली में वो यूटिलिटी टोकन इशू नहीं किए, वो उन्होंने सिक्योरिटीज ही दी, क्योंकि लोगों से पैसा लेके उन्होंने अपने फंड्स रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तो कहीं ना कहीं दे वर डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इसीलिए सारे के सारे आईसीयूज काफ़ी उस पर अब जांच भी बैठ गई है, काफ़ी सारे आईसीयूज को उस पैरामीटर्स के अंदर फॉल भी कर रहे हैं, और SEC कहीं ना कहीं इसमें बहुत टाइट हो गया है, और आईसीयूज काफ़ी सारे इसके स्कैनर में आएंगे SEC के जितने भी आईसीयूज पास्ट में जो US बेस्ड थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में हम देखेंगे कि सिक्योरिटीज टोकन ऑफरिंग फ्यूचर क्राउड फंडिंग का एक तरीका होगा। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट इसको रेगुलराइज करेगी कि किस तरीके से आप कोई क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, और इसमें जो कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट का उसके जो हितों का ध्यान रखा जाएगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं तो बताया जा रहा है कि 10 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो सकती है सिक्योरिटीज टोकन ऑफरिंग की, $10 ट्रिलियन 2 साल में। और अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी इसमें जो SEC कहता है वो 3 तरीके से कहता है कि आप अगर आपको कोई सिक्योरिटीज़ में डील करती है कोई कंपनी, तो वो 3 तरीके से डील कर सकती है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि
आपको अपनी सिक्योरिटी अगर आप डील करते हैं तो आपको एसईसी के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे एसईसी के साथ आपको अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी कि आप सिक्योरिटीज़ में डील करना चाहते हैं, तो आप एसईसी आपको अप्रूव करेगा, उसकी यार्डस्टिक्स हैं, उसके पैरामीटर्स हैं। तो वो पैरामीटर्स देखने के बाद फिर वो, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि आप एक अगर एसटीओ को अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर आपकी जो इन्वेस्टर्स कितना आप पैसा साल में रेज कर सकते हैं, कितने साल के लिए आपका वो टोकन लॉक रहेगा, और कितना आप जो इन्वेस्टर्स प्रोफाइल है उनकी क्या इनकम होनी चाहिए, उनकी क्या यार्डस्टिक्स होने चाहिए, ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन होंगे ताकि कल को कोई भी जो सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा है, एसटीओज में डील कर रहा है, वो स्कैम ना कर सके, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके वो भी अपने पैसे को खो ना पाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाला टाइम बहुत ही ब्रिलियंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं अगर हम देखें तो अभी हमने एक रिसेंटली एक न्यूज़ देखी थी कि लिंक्डइन ने बताया कि जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो जॉब्स हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है लिंक्डइन पे। अगर जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जिस स्पेस में, वो ब्लॉकचेन के ऊपर के बेस्ड पे जितनी जो जॉब्स हैं मार्केट के अंदर, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो ब्लॉकचेन के अंदर है। उसके बाद अगर हम देखें तो काफ़ी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल कंपनीज थी, जो जिनका काम करने का तरीका वही कन्वेंशनल और पुराना तरीका था, वो अल्टीमेटली वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रही हैं। वो देख रही हैं कि कैसे वो इवैल्यूएट कर रही हैं किस तरीके से अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस और एग्जिस्टिंग जो काम है उन्हें वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 2019 है वो जाना जाएगा ईयर ऑफ रेगुलेशन के लिए। जी, अगर ईयर ऑफ रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट है कि आप देखेंगे चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, और भी जितनी कंट्रीज़ हैं वो रेगुलेशन वहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हर कंट्री में एक रेगुलेशन आएगी और रेगुलेटर अपना इसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन बनाएगा। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया के अंदर हमने आपको बताया कि कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस तो फाइल हो ही चुकी हैं, अब उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को कॉल लेनी है। तो जापान में हम देख ही चुके हैं, अमेरिका में एसईसी ऑलरेडी इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें थी। हमने उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने हम काफ़ी सारे ऐसे रीजंस आपके सामने लेके आए जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि नहीं 2019 में जो है वो फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है और बुल रन की पूरी उम्मीद है बिकॉज ऑफ दिस सीरीज ऑफ इवेंट विच आर हैपनिंग। एंड ऐसे ही और अपडेट्स के लिए अगर आपको ये हमारा ये अपडेट पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो बेल बटन देख रहे हैं उसे ज़रूर हिट करिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप वीडियो को देखते देखते शायद भूल गए होंगे कि हमें सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिए, और आगे के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए क्रिप्टो कानून। थैंक यू वेरी मच।